हेलो फ्रेंड्स, मैं राजवीर सैनी ज्ञानविहार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे वो 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे, पर मैं बात करूंगा कल के क्लास की जिसमें तकनीकी समस्याओं के कारण आवाज़ थोड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं आ रही थी। उसके कारण उस वीडियो को थोड़ा बीच में ही रोक दिया गया। अब देखो, अभी ये प्रारंभिक कक्षाएं है और इनमें थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहती है। कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। और जैसे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर जी जो कल कोटा वाला विद्रोह था, कमेंट्स के अंदर बताया था इम्पोर्टेंट है, पर आवाज़ जो थोड़ी दिक्कत थी उसके कारण समझ में नहीं आया, तो आज थोड़ा कोटा का जिक्र वापस कर लेते हैं, अच्छे से देखते हैं। तो देखो, कोटा का जो मैंने कल बताया था आपको, ऊपर से ही देखते हैं। वैसे आवाज़ कल कट रही थी स्टार्टिंग के अंदर, तो आज वापस थोड़ा कोटा को देख लेते हैं। देखो, कोटा का जो बेसिक मैंने बताया था, तो इस समय जो महाराव राजा थे आपके, महाराव राम सिंह थे। कौन थे? राम सिंह थे, राम सिंह द्वितीय। दूसरी चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि यहाँ पर जो विद्रोह करता होते हैं, ये बेसिक बता रहा हूँ मैं, अभी अच्छे से इसको वापस समझेंगे। अब विद्रोह करता जो होते हैं आपके, एक होता है जय दयाल और दूसरा होता है आपके मेहराब खां। कौन होता है? मेहराब खां। देखो, ये जय दयाल जो होता है ये क्या होता है? वकील होता है। क्या होता है? वकील होता है महाराव की तरफ से। किसकी तरफ से? महाराव की तरफ से ये कोटा का वकील होता है। और ये मेहराब खां जो होता है ये आपका रिशालदार होता है। क्या होता है? रिशालदार होता है। कंप्लीट। और फिर हमने जो बात की थी कि कोटा का यानी हाड़ौती का जो पॉलिटिकल एजेंट होता है वो कौन होता है? पॉलिटिकल एजेंट आपके हाड़ौती का, पॉलिटिकल एजेंट हाड़ौती का जो होता है वो होता है आपके मेजर बर्टन। अच्छे से देखना, कौन होता है? मेजर बर्टन। ये आपके कोटा का पॉलिटिकल एजेंट यानी हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट होता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये देखो, बेसिक हो गया जो मैंने कल भी लिखा था, आज अच्छे से देख लो, आज कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बेसिक हो गया। और अब समझते हैं कि कोटा के अंदर क्या हुआ था। तो देखो, हमने पहले जिक्र किया था नीमच का। किसका? नीमच का। और नीमच में मैंने विद्रोह की तारीख कितनी बताई थी आपको? 3 जून 1857 को। कंप्लीट। अब देखो, यहाँ पर नीमच में विद्रोह करने के बाद जो सैनिक थे यानी विद्रोही जो थे वो प्रस्थान कर गए किस तरफ? देवली की तरफ। तो देखो सुनो, अब नीमच पर वापस अंग्रेज सेना काबू करने के लिए क्या करती है? ध्यान से देखना, अंग्रेज सेना नीमच पर काबू करने के लिए क्या करती है? कोटा, बूंदी व मेवाड़ की संयुक्त सेना इन सभी की संयुक्त सेना संयुक्त सेना 6 जून को वापस जाती है भाइयों। ये कहाँ पे? नीमच। और नीमच पर वापस अधिकार हो जाता है किसका?
अंग्रेजों का। तो अच्छे से देखना, यहीं से हमारा एक पॉइंट जो है वो आ जाता है, और पॉइंट ये आता है कि कोटक के जो राजा थे, कोटक के जो महाराव थे, ये अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। इस चीज को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो, नीमच पर तो अधिकार हो गया, और कुछ समय के लिए, यानी नीमच के अंदर काफी समय तक हमारा जो कोटक का जो पॉलिटिकल एजेंट होता है, कौन, मेजर बर्टन, ये नीमच के अंदर ही बना रहता है। यानी 6 जून के बाद वो कहाँ रहता है, नीमच के अंदर ही रहता है, कोटा में नहीं रहता। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। अब देखो, इधर जो राजा होता है, कोटा के जो राजा होता है, कौन होता है, महाराव राम सिंह, महाराव राम सिंह। अब देखो, महाराव राम सिंह क्या करता है, एक बदलाव कर देता है। मैंने तुम्हें बताया था कि इनके जो वकील थे पहले तो कौन थे, जय दयाल। कौन थे, जय दयाल। और जय दयाल की बेसिक बात करें तो ये मुख्यतः, यानी इनका जो प्रमुख निवास स्थान था वो मथुरा था, कंप्लीट। और ये वकील थे महाराव के। अब ये करते क्या है, राम सिंह जी जय दयाल को वकील के पद से हटाकर एक नए वकील की नियुक्ति करता है। क्या करता है, नए वकील की नियुक्ति करता है। उसका नाम होता है नंद किशोर। कौन सा किशोर, नंद किशोर। अच्छे से देखना। देखो, कई बार ऐसा होता है कि जब एक की जगह कोई दूसरा ले लेता है, या फिर आप खुद ही देख लो, घर के अंदर भी दो के बीच में अनबन तो चलती रहती है। तो ऐसे ही जब जय दयाल को हटाकर नंद किशोर को बनाया गया, तो जय दयाल उतर आया विद्रोह पर। किस पर, विद्रोह पर। अच्छे से देखना, किस पर उतर आया, विद्रोह पर। और इस जय दयाल का ही मित्र होता है, जो कौन होता है, मेहराब खां। कौन होता है, मेहराब खां। और ये मेहराब खां क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये रिसालदार होता है। तो सवाल यही बन जाता है कि भाई रिसालदार क्या होता है क्या बन जाता है कि रिसालदार क्या होता है। तो याद रखना, अस्त्र शस्त्र और खजाने का जो अस्त्र शस्त्र जो होते थे, उनका जो मुख्य होता था, मुखिया, वो कहलाता था रिसालदार। और इस मेहराब के पास 2 बटालियनों का नियंत्रण था। वो थी भवानी बटालियन, और दूसरी जो थी आपके नारायण बटालियन। ये पर्टिकुलरली 2 व्यक्ति थे, और इन्हीं के नाम पर इन बटालियनों का नाम रख दिया गया, भवानी बटालियन और नारायण बटालियन। तो अच्छे से ध्यान रखना, ये हो गया इसका बेसिक। अब आगे चलते हैं। अब देखो, जब जय दयाल को हटा दिया गया, तो जय दयाल प्लस मेहराब खां मिलकर योजना बनाते हैं, किसकी, विद्रोह की। अरे किसकी, विद्रोह की। और मैंने क्लास में भी तुम्हें हजारों बार कहा है, किसकी योजना बनाता है, विद्रोह की। और मैंने तुम्हें क्लास में कहा है कि भाई जो योजना से जो काम किया जाता है वो कभी भी असफल नहीं होता। अच्छे से ध्यान रखना। तो दोनों योजना बनाते हैं विद्रोह की, और वो कोटक के अंदर एक पत्र जारी करता है। अरे क्या जारी करता है, पत्र जारी करता है। और पत्र के अंदर क्या लिखता है कि ये जो अंग्रेज सैनिक है, ये हमारे आटे के अंदर हड्डियों के चूर्ण का मिश्रण कर रहे हैं। हड्डियों के चूर्ण का मिश्रण कर रहे हैं। ये अच्छे से ध्यान रखना।
ये बात पता चली। आटे के अंदर हड्डियों के चूर्ण का मिश्रण कर रहा है, ये पत्र जारी किया जय दयाल ने और ये अफवाह फैला दी। इससे क्या हुआ, कोटा के अंदर सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावनाएं जागने लगी और कोटा के अंदर जो माहौल था वो गर्म हो गया। और ये बात पता चलती है आपके किसको, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन को। किसको पता चलती है, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन को पता चलती है। तो मेजर बर्टन क्या करता है, मैंने देखो यहाँ पर हमें अच्छे से सुनना है कि भाई मेजर बर्टन किस टाइम कहाँ था और फिर कहाँ जाएगा, अच्छे से ध्यान रखना। अब इस मेजर बर्टन को पता चला कि कोटा के अंदर जो है माहौल गर्म है, तो ये क्या करता है, ये नीमच से रवाना होता है किस तरफ, कोटा की तरफ। तो देखो कोटा के राजा जो होते हैं, मैंने तुम्हें बताया था वो क्या होते हैं, अंग्रेजों के वफादार होते हैं। तो राम सिंह इसी बर्टन को कहता है कि बर्टन अभी वही रुक जा, अगर आएगा तो मारा जाएगा। क्या हो जाएगा, मारा जाएगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। यानी महाराव ने मेजर बर्टन को कहा कि अभी तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोटा के अंदर जो है सैनिक उत्तेजित हो रखे हैं, विद्रोह की भावना लिए हुए बैठे हैं। पर देखो कुछ दिनों बाद ही मेजर बर्टन क्या करता है, अरे क्या करता है मेजर बर्टन, वो रवाना हो जाता है किस तरफ, कोटा की तरफ। किस तरफ, कोटा की तरफ। तो ध्यान रखना मेजर बर्टन कोटा कब पहुंचा, 12 अक्टूबर 1857 को। अच्छे से देखते जाओ, कब पहुंचा, 12 अक्टूबर 1857 को पहुंचा। तो देखो तुम्हारे एग्जामों के अंदर ये भी क्वेश्चन सब पूछ सकता है कि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट विद्रोह के पूर्व कहाँ था, कंप्लीट, तो वो नीमच था, नीमच से वो आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 12 अक्टूबर 1857 को वो कोटा पहुंचा और 13 अक्टूबर को वो किसके समक्ष पेश हुआ, महाराव के समक्ष। अब देखो भाई, यो पहले ही बात कर रखी है हमने कि पहले से ही कोटा के अंदर जो वातावरण था वो गर्म हो रखा था, कंप्लीट। और उसी समय बर्टन पहुंचता है कहाँ पे, कोटा। अब देखो कहता है ना, जो लिखा हुआ होता है उसको कौन टाल सकता है। तो देखो बर्टन क्या करता है, बर्टन जो होता है ये महाराव के सामने उपस्थित होता है, ये लो ये उपस्थित हो गया। दोनों के बीच में गुप्त वार्ता होती है, महाराव और बर्टन के बीच में क्या होती है, गुप्त वार्ता होती है। देखो इन चीज़ों को भी अच्छे से समझते जाओ। अब हमें हर चीज़ को लॉन्ग में नहीं लिखना है, सिर्फ पॉइंटों को ही माइंड में रखना है। देखो जैसे जब भी ये पेज आप देखते हो तो सीधा समझ जाना है कि मेजर बर्टन कोटा कब आया, 12 अक्टूबर 1857 को। 13 अक्टूबर को महाराव के सामने पेश हुआ और महाराव और बर्टन के बीच में क्या हुई, गुप्त वार्ता। अब टेक्निक स्टडी करनी है। जैसे देखो डिजिटल माध्यम के बीच से, यानी मीडिएटर के हिसाब से हम आपके सामने जैसे पेश हुए हैं, वैसे ही तुम्हें भी अब पढ़ाई के अंदर थोड़ा मॉडर्न लाना है, आधुनिकी रूप से पढ़ाई करनी है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अब वो लाइनें पूरी नहीं लिख के हमें शॉर्ट में समझना है। तो देखो महाराव राम सिंह और बर्टन के बीच में गुप्त वार्ता होती है और बर्टन आकर ये पता लगाता है कि ये जो विद्रोहियों के अंदर जो विद्रोह भड़का रहे हैं ये कौन कौन है। तो बर्टन को 3-4 नाम पता चलता है। तो याद रखना, बर्टन महाराव को सुझाव देता है, क्या देता है, क्या देता है भाइयों, सुझाव देता है कि 4-5 जो विद्रोही है उनको मौत के क्या कर दिया जाए, घाट उतार दिया जाए।
क्या कर दिया जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए। अब देखो ये जब गुप्त वार्ता हो रही थी माराव और बर्टन के बीच में, तो अच्छे से ध्यान रखना, इन दोनों की बातें सुन ली जो नया वकील लगाया था, कौन से किशोर ने, नंद किशोर ने। किसने, नंद किशोर ने। अब देखो बर्टन सुझाव देकर वापस अपने कार्यालय चला गया। कहाँ चला गया, कार्यालय चला गया। और अब आगे क्या होता है सुनो। नंद किशोर सोचता है वकील वो भी था, वकील मैं भी हूँ, अरे वकील वो भी था, वकील मैं भी हूँ, आज वो मरेगा तो कल मैं भी मरूंगा, जाहिर सी बात है। देखो तो अब आगे क्या होता है, ये नंद किशोर क्या करता है, जयदयाल यानी इन 4-5 अधिकारियों के अंदर, विद्रोहियों के अंदर जिनको मौत के घाट उतारने का कहा गया था, उसमें आपका एक कौन था, जयदयाल भी था। अच्छे से समझना। तो देखो नंद किशोर ने जयदयाल को यह सूचना दे दी कि भाई बर्टन जो कल का आया है, यानी 12-13 अक्टूबर को आया था, वो कल का आया हुआ महाराव को एक सुझाव देकर गया है कि ये जो विद्रोही है 4-5, इनको मौत के घाट उतार दिया जाए और किसी को भी कानो कान ये खबर नहीं लगनी चाहिए। अब देखो जब ये बात पता चल गई जयदयाल को, तब देखो आगे क्या होता है। तो देखो जयदयाल मेहराब खां की सहायता से, देखो अब ये मेहराब खां की सहायता क्यों लेगा, क्योंकि याद रखना मेहराब खां के पास कितनी बटालियनें थी कंट्रोल में, एक तो आपकी हो गई नारायण बटालियन और दूसरी हो गई आपके भवानी बटालियन। अच्छे से समझते जाओ, एक तो हो गई आपके नारायण बटालियन और दूसरी हो गई भवानी बटालियन। अब देखो ये बात पता चलती है जयदयाल को, तो जयदयाल मेहराब खां की सैनिक सहायता से क्या करता है, ये जाता है बर्टन के कार्यालय। किसके कार्यालय, बर्टन के कार्यालय जाता है और कार्यालय जाकर बर्टन के कार्यालय जाता है और बर्टन के कार्यालय जाकर किसको घेर लेता है, बर्टन को घेर लेता है। कंप्लीट। अब कौन, मतलब चारों तरफ विद्रोहियों से कौन गिर गया, बर्टन गिर गया। और बर्टन कुछ समय के लिए तो ये मुकाबला करता है, क्या करता है, मुकाबला करता है विद्रोहियों से। फिर क्या होता है, देखो अभी मुकाबला ही चलता है, विद्रोही इनको मारते नहीं है। फिर क्या होता है सुनो, जब पता चलता है महाराव को, राम सिंह जी को, कि भाई बर्टन को विद्रोहियों ने चारों तरफ से घेर लिया, तब हमारे महाराव क्या करता है, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, एग्जाम में पूछ भी सकता है। देखो सिर्फ जो पॉइंट लिखाऊं उन पॉइंट को राइट ऑफ करते रहना, लिखते रहना। अभी समझो बस, अगर आपने अच्छे से सुन लिया तो आपको सिर्फ चित्र यानी ये जो डायग्राम बना रहा हूं इनसे ही आपको समझ में आ जाएगा। अच्छे से देखते रहो। तो देखो अब महाराव बर्टन की सुरक्षा हेतु देवीलाल नामक व्यक्ति को भेजता है। देखो ये जब बात पता चलती है तो महाराव क्या करता है, बर्टन की सुरक्षा हेतु देवीलाल नामक व्यक्ति को भेजता है और यह देवीलाल जाकर कहता है इन विद्रोहियों को कि भाई तुम हमारे जो ये बर्टन साहब है या अंग्रेज अधिकारी है, इनको क्षति मत पहुंचाओ। क्या मत करो, क्षति मत पहुंचाओ। तो देखो क्या होता है, अब देखो पहले से ही विद्रोहियों को तो गुस्सा आ रखा होता है, ऊपर से एक आता है यानी महाराव का एक दूत और वो आकर कहता है कि क्षति मत पहुंचाओ। तब पहले तो विद्रोही क्या करता है, अच्छे से देखना, पहले विद्रोही क्या करता है,
पहले तो देवीलाल को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कंप्लीट। किसको उतार दिया जाता है? देवीलाल को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद बर्टन प्लस इसके कितने पुत्र? 2 पुत्रों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है विद्रोहियों द्वारा। अच्छे से देखते रहना, अभी मैं इन सभी के नाम बताऊंगा, देखते रहो। बर्टन व 2 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो देखो अब अभी तो ये विद्रोह जो हुआ ये सिर्फ कहाँ हुआ? बर्टन के मुख्यालय पर। अभी जो इस बर्टन की रेजिडेंसी के जो सैनिक थे वो अलग जगह थे। तो अब देखो आगे क्या होता है। अब बर्टन व 2 पुत्र मारे गए और फिर जैसे अभी मैंने नाम बताया, एक तो था नारायण सिंह और एक कौन था? भवानी सिंह। अब इनकी जो पलटन थी, नारायण सिंह और भवानी सिंह ने बर्टन का सिर काटा और सिर काट कर चारों तरफ कोटा के अंदर घुमाया। कहाँ घुमाया? कोटा के अंदर घुमाया। और कोटा में घुमाने के बाद क्या किया? तोप के आगे रखा। किसके आगे? तोप के आगे रखा और बर्टन का सिर उड़ा दिया। ये घटना घटित हुई आपके कहाँ? कोटा के अंदर। और ये जो बिगुल बजा था ये यानी विद्रोह जो हुआ था, ये पूरी घटनाएं जो हुई थी ये आपके 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को। तो एक पॉइंट दर पॉइंट हमें समझना है, आगे बढ़ना। अब देखो अभी तो कोटा के अंदर बर्टन का काम तमाम हुआ, सैनिक अभी भी बाकी है। तो देखो आगे क्या होता है। अब देखो भवानी और नारायण बटालियन जो दोनों बटालियनें थी वो दोनों बटालियनें आगे बढ़ी। दोनों बटालियनें आगे बढ़ी और रेजिडेंसी के जितने कितने भी सैनिक थे और अधिकारी थे अब उनको मौत के घाट लगाना प्रारंभ किया। मारवाड़ी में कहते हैं कि भाई हल्ले लगा दिया। क्या कर दिया? हल्ले लगा दिया। अब देखो आगे क्या होता है। तो दोनों बटालियनों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण किया और इस रेजिडेंसी के अंदर कितने? 2 डॉक्टर मारे जाते हैं। कितने डॉक्टर? 2 डॉक्टर। अच्छे से देखना। अब यहीं से आपके अभी जो हाल ही में फर्स्ट ग्रेड के जो एग्जाम हुए थे उस फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में ही, कौन से पेपर में? फर्स्ट पेपर में ही, हर एक फर्स्ट पेपर के अंदर कोटा से सवाल बने और सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से बने हैं। पूछा क्या है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा से कौन से अंग्रेज अधिकारी व डॉक्टर मारे गए। तो अच्छे से हर एक पॉइंट को समझना है और उसको समझने के बाद माइंड में रखना है और अच्छे से देखते जाओ। देखो तो याद रखना है ये चीजें घटित हुई। अब देखो जब ये बात महाराव को पता चलती है तो महाराव सोचता है कि मुझे जिस पे भरोसा था वो तो भगवान को क्या हो गया? प्यारा हो गया। तो अच्छे से देखो अब वो भी छोड़ के चला गया। कौन? वो कौन? महाराव राम सिंह सोचते हैं कि मुझे जिसका भरोसा था वो भी छोड़ के चला गया, यानी बर्टन, क्योंकि बर्टन के वफादार थे राम सिंह जी। तो अच्छे से देखो अब राम सिंह जी क्या करते हैं? एक किले के अंदर ही कैदी की तरह बन के रह जाते हैं। किले के अंदर ही कैदी की तरह बन के रह जाते हैं और फिर क्या करते हैं? देखो राम सिंह जी अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए राम सिंह जी क्या करते हैं? इनका एक संधि होता है, वो होता है कहाँ का? करौली का। कहाँ का? करौली का, जिसका नाम होता है कौन सी पाल? मदन पाल। ये इनका समधी बोल दो, रिश्तेदार होता है।
अब हमें रिश्तों में उलझने की जरूरत नहीं है कि भाई बेटा दे रखा था, बेटी दे रखी थी या क्या कर रखा था, हमें तो सिर्फ समझना है। तो देखो, राम सिंह का रिश्तेदार होता है करौली का मदन पाल, राजा होता है मदन पाल। तो देखो, राम सिंह जी चोरी चोरी चुपके क्या लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। किसको? सिर्फ मदन पाल को ही, कुछ और मत सोच लेना। राम सिंह जी पत्र लिखते हैं किसको? मदन पाल को। तो देखो आगे क्या होता है, एक नहीं वो 2 पत्र लिखते हैं, और दूसरा पत्र लिखते हैं किसको? अलग मत जाना। दूसरा पत्र लिखते हैं ए.जे. लॉरेंस को। अरे कंप्लीट ना, कितने पत्र लिखे? 2 पत्र। एक तो गया मदन पाल के पास और दूसरा गया आपके किसके पास? लॉरेंस के पास। अच्छे से समझो। अब देखो होता क्या है, जब ये 2 पत्र लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? पत्र लिख देते हैं, तो ये बात पता चल जाती है किनको? विद्रोहियों को। विद्रोहियों को बात पता चल जाती है। एक पत्र तो पहुंच जाता है किसके पास? मदन पाल के पास, और जो दूसरा पत्र भेजा था लॉरेंस को, वो हत्थे लग गया किनके? विद्रोहियों के। किनके? विद्रोहियों के हत्थे लग गया। तब भाइयों अब आगे क्या करते हैं ये अब जो हमारे विद्रोही होते हैं, ये और कोटा के अंदर उद्दंड मचाने लगते हैं, यानी संपूर्ण कोटा के ऊपर अधिकार कर लेते हैं, और अब बेबस हो जाते हैं आपके राम सिंह जी। अब खूब सारे इतिहासकारों ने लिखा, खूब सारे इतिहासकारों ने लिखा कि राम सिंह उस समय अपने आप को तो असुरक्षित समझ ही रहा था। क्या समझ रहा था? असुरक्षित समझ ही रहा था। उस समय कहा गया, इतिहासकारों ने कहा कि राम सिंह ने मेवाड़ के राजा को पत्र व्यवहार किया, और पत्र व्यवहार में कहा, अरे मैं तो मारा जाऊंगा, अरे मैं तो मारा जाऊंगा, मुझे कोई गम नहीं, पर मेरी जो रानी है इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। और जमाना भी आज भी यही कहता है, आज के जो लड़के होते हैं वो भी यही कहते हैं, अरे मैं तो कैसे भी रह लूँगा पर तुझे बहुत खुश रखूँगा। अरे भाइयों, ये 2020 है, कोई खुश नहीं रह रहा है। अभी कोरोना का प्रकोप चल रहा है, तो अभी बस 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सुरक्षित रहे, घर में रहे, और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करें, मस्त रहे और मौज करें। बस इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये तो बिना फालतू की बकवास की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इतिहासकार कहते हैं कि राम सिंह जी मेवाड़ के महाराणा से जिक्र करते हैं कि मेरी जो रानी है इसकी सुरक्षा ज़रूरी है, मैं मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं, इसको आप मेवाड़ ले जाओ या मेवाड़ ले जाने की व्यवस्था करो। इतने बेबस हो गए थे कौन? राम सिंह जी। अब देखो क्या होता है, अब राम सिंह जी, हालांकि कल मैंने कमेंट्स के अंदर देख भी लिया था, खूब सारे स्टूडेंट्स ने उसके उत्तर दिए, जिसमें विनोद जयपाल और अरविंद सिंह जोधा और खूब सारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने एकदम अच्छे से प्रॉपर रूप से उत्तर दिया। दौलत सिंह, सभी ने अच्छे से उत्तर दिया। तो देखो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब राम सिंह जी क्या करते हैं, एक पुजारी होते हैं। क्या होता है? पुजारी होता है, और उस पुजारी का नाम होता है, और कहाँ का, कौन से मंदिर का होता है? मथुराधीश मंदिर का पुजारी होता है, जिसका नाम होता है महंत गुसाई। कौन सी गुसाई? महंत गुसाई। तो याद रखना, इस महंत गुसाई की मध्यस्थता से राम सिंह जी विद्रोहियों के साथ कौन सा समझौता करता है, अच्छे से ध्यान रखना। तो याद रखना, एग्जामों में तुम्हारे हजारों बार पूछा हुआ है और लाखों बार और पूछेगा कि कोटा के महाराव ने किसकी मध्यस्थता से विद्रोहियों के साथ समझौता किया। तो याद रखना वो था आपके कौन सा गुसाई? महंत गुसाई।
अच्छे से पॉइंट दर पॉइंट समझना है हमें। ये हो गया देखो। अब देखो एक पत्र तो पकड़ा गया, लॉरेंस के पास भेजा था, और दूसरा पत्र गया था किसके पास, मदनपाल के पास। तो मदनपाल के पास पत्र पहुंच जाता है, तब मदनपाल क्या करता है, मदनपाल इसकी सूचना देता है। तो देखो अंग्रेज अधिकारी जनरल रॉबर्ट्स और करोलिका मदनपाल दोनों जाते हैं कहाँ, कोटा। और ये जब कोटा जाते हैं तो अच्छे से ध्यान रखना, कोटा जाते हैं और आक्रमण करते हैं विद्रोहियों पर, और विद्रोहियों खूब सारे विद्रोही मारे जाते हैं। और जयदयाल का सगा भाई होता है हरदयाल, उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। पर जो प्रमुख विद्रोही होते हैं, प्रमुख विद्रोही होते हैं जयदयाल और मेहराब खां, वो भागने में सफल हो जाता है। तो देखो मैंने तुम्हें दो डेट बताऊंगा और दोनों डेटों को अच्छे से याद रखना है। देखो विद्रोह कब हुआ, 15 अक्टूबर 1857 को, और वापस जनरल रॉबर्ट्स और मदनपाल की सहायता से कोटा पर वापस विजय जो हासिल की गई, यानी वापस इनका जो अधिकार हुआ वो आपके 31 मार्च 1857 को। कंप्लीट ना, अरे कंप्लीट ना। तो देखो कितना, लगभग 6 माह तक, कितने माह तक, 6 माह तक। तो याद रखना जयदयाल और मेहराब खां जो दो विद्रोही थे, इन दोनों विद्रोहियों ने लगभग कोटा के अंदर 6 माह तक स्थानीय शासन किया, स्थायी शासन किया। अच्छे से ध्यान रखना, हजारों बार तुम्हारे एग्जामों में पूछा हुआ है और लाखों बार और पूछेगा। समझ में आया ना, आगे चलते हैं। देखो तो ये चीज हमने अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझी। अब इसमें दो चीजें और है, उस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो जनरल रॉबर्ट्स का साथ किसने दिया था, मदनपाल ने। किसने दिया था, मदनपाल ने। तो देखो मदनपाल ने साथ दिया तो अंग्रेजों ने खुश होकर मदनपाल का थोड़ा जो तजुर्बा होता है वो बढ़ा दिया और रुतबा बढ़ा दिया। तो देखो होता क्या है, मदनपाल का देखो पहले राम सिंह जी, ये राम सिंह जी को छुड़ा देते हैं वापस। किसको छुड़ा देते हैं, और राम सिंह जी को छुड़ा देते हैं। तो राम सिंह जी को पहले कितने तोपों की सलामी दी जाती थी, 17 तोपों की सलामी। और हमारे मदनपाल जी को उस टाइम दी जाती थी 13 तोपों की। तो देखो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई राम सिंह जी के कारण कौन मारा गया, बर्टन। तो क्या करो, इनके तो तोपों की सलामी घटा दो। तो 17 से घटाकर इनकी कर दी कितनी, 13। और मदनपाल की सहायता से वापस किस पर अधिकार किया गया, कोटा पर। तो इसकी कर दी 13 से बढ़ाकर 17 तोपों की सलामी। कंप्लीट ना, अच्छे से समझना है। दोनों चीजें मैंने लिख दी, और एक तो चीज ये हो गई 13 से कर दी 17, और दूसरी इनको GCI की उपाधि दी। किसकी, GCI की उपाधि दी। कंप्लीट ना, ये था आपका कोटा विद्रोह। आशा करता हूं कि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो देखो भाइयों, अब इतनी जो हमने चर्चा की, अब इसके जो पॉइंट बनते हैं वो 8 से 10 पॉइंट बनते हैं। तो उन पॉइंटों को भी अच्छे से राइट ऑफ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर जी समझाने के बाद जो आप पॉइंट लिखते हो, लिखने के बाद थोड़े साइड हो जाओ। देखो स्टूडेंट टीचर को साइड में करने लग गए, तो बिल्कुल साइड में हो जाएंगे। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और जहाँ तक कि मुझे मैं सोचता हूँ, तुम्हारा तो पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि इतना समझाने के बाद तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब पॉइंटों पे चलते हैं। तो देखो पहला सीधा ही स्टार्ट करते हैं, कोटा।
का विद्रोह तारीख की बात करें तो कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। दूसरे पॉइंट की बात करें तो राजा जो थे महाराव, अब देखो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं, महाराव और राम सिंह जी। आगे चलो, और यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कौन थे? बर्टन। कौन थे? बर्टन। अब नोट लगाकर लिख लेना, विद्रोह के पहले बर्टन कहाँ था? बर्टन नीमच में था। कहाँ था? नीमच में था। अच्छे से ये पॉइंटों को अच्छे से बारीकी से ध्यान रखना है। अब आगे चौथे पॉइंट में ले लो, कौन से करता? विद्रोह करता। देखो हर छावनी की ये चीजें तो तुम्हें 101% माइंड में रखनी है, खोपड़े में रखनी है। कौन सी? एक तो तारीख, दूसरा राम सिंह जी यानी राजा, तीसरा पॉलिटिकल एजेंट, और चौथी बात विद्रोह करता। उसके बाद लिख दो महत्वपूर्ण बिंदु, तो ये अच्छे से आपके पॉइंट दर पॉइंट याद हो जाएंगे। तो विद्रोह करता जो थे जयदयाल, ये पेशे से क्या थे? वकील। और आगे कोष्टक में लिख देना ये मुख्यतः जो थे ये आपके मथुरा के थे। कंप्लीट। दूसरा हो गया आपके मेहराब खां। कौन सा खां? मेहराब खां। और मेहराब खां आपका क्या था? कौन सा दार? रिशालदार। और ये जो मुख्यतः था ये आपके कौन सी रोली का? करौली का था। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। बड़े आगे ले लिया ना? चलो अब अगले पॉइंट में सीधा लिखो नोट लगाकर, सीधा नोट लगाकर लिखो 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में, जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में, खां के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। दूसरी चीज 2 बटालियनें थी वो भी लिख लो, किस किस ने भाग लिया था? नारायण बटालियन और एक थी आपके भवानी बटालियन। कंप्लीट। फिर आगे विद्रोहियों ने बर्टन का सिर काटकर संपूर्ण कोटा में घुमाया व बाद में तोप से उड़ा दिया। कंप्लीट। इसमें ही लिख लो बर्टन के 2 पुत्र भी मारे गए। बर्टन के 2 पुत्र
ऑर्थर व बुक। कंप्लीट। 2 पुत्र मारे गए और जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं फिर। चलो इसके बाद अगला पॉइंट, विद्रोहियों ने कोटा रेजिडेंसी पर क्या किया? रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। क्या किया? कोटा रेजिडेंसी पर आक्रमण किया, जिसमें कितने डॉक्टर? जिसमें 2 डॉक्टर मारे गए। पहला था आपके शेल्डर और दूसरा जो था आपके सेविल कॉटम। तो दोनों के नाम अच्छे से याद रखने हैं। दोनों के नाम अच्छे से याद रखने हैं। अगले पॉइंट की बात करें, जयदयाल व मेहराब खां के नेतृत्व में, मेहराब खां के नेतृत्व में कोटा पर लगभग 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक स्थानीय शासन किया गया। अच्छे से देखो, हमें सिर्फ हमारी भाषा में ही समझना है, जरूरी नहीं कि रटी रटाई बात लिखे, और जो जिस भाषा में हम समझेंगे हमें उसी भाषा में समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गए पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट जो हम लेंगे उसके अंदर लिखना, कोटा एकमात्र विद्रोह था, एकमात्र विद्रोह था जहां सुनियोजित व सुव्यवस्थित तरीके से क्या किया गया? विद्रोह किया गया। यानी वही चीज सुनियोजित यानी सुव्यवस्थित को बोले हमारी बेसिक भाषा में, यानी प्लानिंग बनाकर तरीके से किया गया। तो मैं भी स्टूडेंट से यही आशा रखता हूँ कि उन्होंने भी इस कोरोना के काल के अंदर अपनी प्लानिंग बना ली होगी, योजना बना ली होगी कि मुझे आने वाला जो एग्ज़ाम है, जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है कांस्टेबल, पटवार की तैयारी कर रहा है पटवार, और जो विभिन्न जैसे रीट की तैयारी कर रहा है रीट, तो प्लानिंग बना लेना। ये समय जो है स्टूडेंटों के लिए गोल्डन समय है। अच्छे से पढ़ाई करें और आने वाला एग्ज़ाम क्रैक करें। तो देखो तरीके से किया। आगे चलो, राजस्थान में 1857 की क्रांति की सबसे विनाशकारी घटनाएं, विनाशकारी घटना कोटा में घटित हुई। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, घटित हुई। उसके बाद अगला पॉइंट ले लो, करौली के मदनपाल, इसके पहले वो वाला पॉइंट लेते हैं,
तो देखो एक पॉइंट ये ले लेते हैं, नोट लगा के लिखना, और एग्जामों में कई बार तुम्हारे पूछा हुआ है, महंत गुरसाई की मध्यस्थता से महाराव ने विद्रोहियों के साथ क्या किया, समझौता किया, विद्रोहियों के साथ समझौता किया। अच्छे से देखना, समझौता किया, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, जल्दी से शॉर्ट ले लो इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर करौली के आपके मदन पाल व अंग्रेज अधिकारी जनरल रॉबर्ट्स, अंग्रेज अधिकारी जनरल रॉबर्ट्स ने वापस 31 मार्च 1857 को कोटा पर क्या किया, अधिकार किया। मुख्य विद्रोही कौन कौन थे? पहला कौन था आपके, जयदयाल, दूसरा था मेहराब खां, मुख्य विद्रोही कोटा से भाग गए। और मारा कौन गया था? जो सगा भाई था किसका, जयदयाल का। तो नोट लगा के लिखना, जयदयाल का भाई हरदयाल मारा गया। अच्छे से समझना है, एक एक पॉइंट को लिखना है कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो उपाधियों की हमने बात की थी, तो ध्यान रखना, करौली के मदन पाल को एक तो GCI की उपाधि और 13 से बढ़ाकर 17 तोपों की सलामी दी गई। कितने तोपों की? 17 तोपों की सलामी दी गई। कंप्लीट। और दो वो भी याद रखना, और जो विद्रोहियों को सूचना देने वाला कौन सा किशोर था, ये नंद किशोर। और दूसरा, और जो विद्रोहियों के पास वार्ता तू भेजता है किसको, देवीलाल को। तो ये भी चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए। ये हो गया आपका एकदम सुव्यवस्थित तरीके से कोटा का विद्रोह, जो हमने एकदम अच्छे से पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और कुछ ही दिनों बाद, यानी 4-5 दिन बाद जब लाइव रूबरू होंगे, तब इसी 1857 की क्रांति की विभिन्न प्रश्नोत्तरी के अंदर क्वेश्चन से पूछूंगा। उस समय आपके उत्तर फटाक आने चाहिए। कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो, ये जो हमने चीजें पढ़ी थी,
ये चीजें जो पड़ी थी ये प्रमुख विद्रोह थे, ये प्रमुख विद्रोह थे। और प्रमुख विद्रोह जो अभी हमने पढ़े हैं, एक हमने नशीराबाद पढ़ लिया, सबसे पहले जहाँ से शुरुआत हुई थी, उसके बाद नीमच पढ़ लिया। नीमच के बाद देखो देवली के अंदर विद्रोह होता है, और देवली में विद्रोह कौन करता है, ये भी एक छोटी सी बात ध्यान रखना। बस दो ही चीजें है कि देवली कहाँ है भाई, टोंक में। कहाँ है, टोंक में। और एक ही नोट लगा के लिख लो, नीमच के विद्रोहियों ने ही, नीमच के विद्रोहियों ने ही 5 जून 1857 को विद्रोह कर दिया। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, जो मैंने तुम्हें क्लासों में भी बताई है। जो नए स्टूडेंट है वो देख रहे हैं वो भी देख लो। देखो इसके पहले, यानी यही पढ़ते हैं अभी, हमने पहले पढ़ा किसको, नीमच को। और नीमच में जो विद्रोह हुआ कब हुआ, 3 जून 1857 को। और इसी के बाद नीमच के ही विद्रोही जो होते हैं वो काम विद्रोह करते हैं देवली के अंदर। कब करते हैं कि भाई 5 जून 1857 को। तो देखो यहाँ पे कितने दिनों का डिफरेंस है, 2 दिन का। तो अच्छे से देखना, ऐसे के ऐसे आगे भी घटित हुआ। हमने पढ़ा कौन सा पूरा, एरनपुरा। एरनपुरा के अंदर विद्रोह कब हुआ था, 21 अगस्त 1857 को। और इसी एरनपुरा में जो छावनी थी मैंने तुम्हें बताया था, कौन सी लीजन, जोधपुर लीजन। और जोधपुर लीजन में जो भी विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपके 23 अगस्त 1857 को। तो देखो यहाँ पे भी 2 दिन बाद और यहाँ पे भी 2 दिन बाद। तो देखो एग्जाम के अंदर तुम्हें ऐसे भी पूछ सकता है, समय अनुसार विद्रोह बताइए। तो देखो इनकी तारीखें भी माइंड में रहना बहुत जरूरी है, तो अच्छे से देख लो। ये आपकी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक हो गई। 2 दिन के डिफरेंस में नीमच देवली और 2 दिन के डिफरेंस में एरनपुरा और जोधपुर लीजन। ये हो गई चीजें, ये हो गया आपका देवली विद्रोह। आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं अगला विद्रोह जो होता है आपके, एक बीच में भरतपुर भी था, भरतपुर को भी ले लेते हैं। नसीराबाद के आपका बाद में भरतपुर आएगा। ये छोटे छोटे विद्रोह है, इनके अंदर कुछ नहीं, हमें सिर्फ तारीखें ध्यान रखनी है। भरतपुर के अंदर जो विद्रोह हुआ था वो हुआ आपके कब, 31 मई 1857 को। यानी बात करें तो नसीराबाद के बाद सीधा विद्रोह कहाँ हुआ, भरतपुर के अंदर। भरतपुर का जो राजा था कौन सा था, जसवंत सिंह। यह जसवंत सिंह जी क्या थे, नाबालिग थे। क्या थे, नाबालिग थे। और यह भरतपुर का जो पीए, पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट जो था वो कौन था, मॉरिसन। कौन था, मॉरिसन। और ये पहले से ही आपके भरतपुर में क्या हो रखा था, बदनाम हो रखा था। ये भी ध्यान रखना, बदनाम का मतलब जनता पर अत्याचार करता था। तो अब देखो आगे आराम से आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये पहले से ही बदनाम था और अब भरतपुर के अंदर जो विद्रोह होता है वो गुर्जर व मेव जाति के विद्रोह करते हैं। यानी वहीं की वो स्थानीय जनजाति होती है गुर्जर व मेव जाति, ये दोनों मिलकर विद्रोह करते हैं 31 मई 1857 को। तब मॉरिसन को आगरा के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी होता है जिसका नाम होता है कैल्विन। कौन सा विन, कैल्विन। ये कैल्विन क्या करता है, मॉरिसन को कहता है भाई तेरे काम बहुत अच्छे कर रखे हैं भरतपुर के अंदर, इसलिए
ऐसा कर जल्दी से भरतपुर को छोड़ दे और अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो भाग कर आजा कहाँ पे, आगरा के अंदर। तो याद रखना हमारे ये मॉरिसन भाई साहब जो होते हैं पॉलिटिकल एजेंट, ये भरतपुर से निकलते हैं और भाग कहाँ जाते हैं, आगरा। तो आज का क्वेश्चंस लिखो, आज का मेरा ये क्वेश्चंस है कि जब मॉरिसन भरतपुर छोड़कर गया, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, जब मॉरिसन भरतपुर छोड़कर गया तो ये भरतपुर का कार्यभार किसको सौंप कर गया था, मॉरिसन। वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, एग्जामों में पूछ भी सकता है। इस क्वेश्चंस का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कौन कौन उत्तर देते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, ले लो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट। इसमें एक तो तारीख ध्यान रखना है और एक आपके ये जो पॉलिटिकल एजेंट है इसका ध्यान रखना है और राजा कौन है, बस इस चीज का ध्यान रखना है। चलो अब हम पढ़ेंगे आपके टोंक का विद्रोह। कहाँ का विद्रोह, टोंक का विद्रोह। आगे चलते हैं। अब देखो टोंक का विद्रोह, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, टोंक के विद्रोह के बारे में आप क्या ध्यान रखोगे। देखो पहली चीज, एकमात्र मुस्लिम रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत, कंप्लीट। दूसरी चीज, यहाँ टोंक रियासत के जो इस समय नवाब थे वो थे वजीरुद्दौला। अब ये वजीरुद्दौला जो थे ये आपके प्योरली अंग्रेजों के वफादार थे, अंग्रेजों के वफादार थे, अंग्रेजों के वफादार थे। पर इनका ही एक सेनापति होता है, इनका ही एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है आपके मीर आलम खां, मीर आलम खां। अच्छे से देखना, ये तो होते हैं अंग्रेजों के वफादार और इनका जो सेनापति होता है मीर आलम खां, और इनके जो सैनिक होते हैं ये क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं और विद्रोहियों के साथ जुड़ जाते हैं। ये था आपके टोंक का विद्रोह। पर यहाँ से एक क्वेश्चन सब पूछा जाता है, वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, वो भी ध्यान में रखना है और नोट लगा के लिख लो। मीर आलम खां ने, मीर आलम खां ने टोंक से 600 सैनिक मुगल बादशाह की सहायता के लिए भेजे थे। किसकी सहायता के लिए, मुगल बादशाह की सहायता के लिए भेजे थे, प्लस 500 रुपए का नजराना भेजा। कौन सा आना, नजराना। कंप्लीट। तो ये हो गया आपका टोंक विद्रोह। अब आगे बढ़ते, एक छोटा सा विद्रोह और बचता है और उससे कई बार आपके सवाल भी पूछा जाता है, धौलपुर। कौन सा पुर, धौलपुर। देखो धौलपुर के राजा जो होते हैं भगवंत सिंह होते हैं। कौन से सिंह, भगवंत सिंह। कंप्लीट। ये भी हमारे अंग्रेजों के प्रति बहुत ही वफादारी रखते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि 1857 की क्रांति में सिर्फ विद्रोहियों का ही साथ रहा और इसमें राजाओं की कोई भूमिका नहीं रही। अब बढ़ते हैं आगे। देखो भगवंत सिंह हो गया राजा यहाँ का। अब विद्रोही जो होता है यहाँ का, अच्छे से याद रखना, विद्रोही जो होता है यानी विद्रोह करता जो होता है वो होता है आपके गुर्जर देवा।
कौन सा देवा? अरे देवा रे देवा, कौन सा देवा? के गुज्जर देवा। अब ये गुज्जर देवा क्या करता है? अपनी ही जाति के 3000 सैनिकों को इकट्ठा करता है। कितने सैनिकों को? 3000 सैनिकों को इकट्ठा करता है और ऐसी भगवंत सिंह के अड्डे को लूट लेता है, यानी कोई रियासत को लूट लेता है। कहा जाता है कि वहां से कितने लाख लूटे? 2 लाख। अच्छे से समझो। तो ये भगवंत सिंह का विद्रोह हो गया। अब देखो होता क्या है, अब ये जब विद्रोह करते हैं, धौलपुर के विद्रोही भी हो जाते हैं, आपके ग्वालियर के विद्रोह भी। कहाँ से? ग्वालियर के विद्रोही भी। तो देखो ग्वालियर के प्लस गुज्जर देवा के विद्रोही मिलकर संपूर्ण धौलपुर को लूटते हैं। और अब देखो ये भगवंत सिंह जी क्या बेबस हो जाते हैं और भगवंत सिंह जी पटियाला, कौन सा याला? पटियाला। पटियाला के नरेश से निवेदन करते हैं कि भाई सेना भेज और मुझे छुड़ा दे विद्रोहियों से। तो वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जहाँ पर विद्रोह भी बाहर के लोगों ने किया और विद्रोह को समाप्त भी बाहर के लोगों ने किया, तो देखो वो कौन सी रियासत है? धौलपुर। तो देखो विद्रोह करने वाले तो हो गए ग्वालियर के और विद्रोह को वापस समाप्त करने वाले हो गए पटियाला के, और ये दोनों चीजें हमारे राजस्थान से बाहर है। तो ये हो गए आपके छोटे मोटे विद्रोह। अब हमने लगभग जो विद्रोह थे वो विद्रोह अच्छे तरीके से पढ़ लिए, और अब जो हमारा अगली जो चीज होगी हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के समय जो राजा थे उनके बारे में, यानी कौन कहाँ का राजा था। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे जोधपुर से ही स्टार्ट करते हैं। तो इस समय हमारे जो राजा थे कौन से सिंह जी थे? तखत सिंह जी। दूसरी बात करते हैं, इधर ही ले लेते हैं बीकानेर। बीकानेर के जो थे हमारे सरदार सिंह जी। उसी के बाद आगे बढ़ते हैं तो आ जाते हैं मेवाड़, यानी आपके उदयपुर। उदयपुर के जो 1857 की क्रांति के समय जो राजा थे स्वरूप सिंह जी, और इनको तो हमने अच्छे से पढ़ा है। वो पिछोला वाला मैटर, कौन सा छोला? पिछोला। ये उदयपुर। अब चलते आगे कोटा। कोटा के राजा जो थे अभी हमने पढ़ा अच्छे से, वो थे महाराव और राम सिंह जी द्वितीय। उसके बाद हमने पढ़ा भरतपुर। तो भरतपुर के नवजाति थे यानी नाबालिग थे, वो कौन थे आपके? भरतपुर के थे आपके जसवंत सिंह जी। कौन से सिंह जी? जसवंत सिंह जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा कौन सा? धौलपुर। धौलपुर के हो गए आपके भगवंत सिंह जी। कौन से सिंह जी? भगवंत सिंह। और इसी के बाद अभी हमने पढ़ा कौन सा? टोंक। टोंक के हो गए आपके वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला। और इसके बाद अगर बात करें हमारे जयपुर की, तो जयपुर के थे आपके राम सिंह जी। ये भी कौन से? द्वितीय। बूंदी की बात करें, किसकी? बूंदी की बात करें तो बूंदी के भी जो थे वो थे आपके राम सिंह जी। तो ये हो गए राजा आपके 1857 की क्रांति के समय रियासतों के। कुछ राजा और थे जिनका जिक्र करेंगे हम अगली क्लास में। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। देखो अच्छे से पढ़ना है, पॉइंट दर पॉइंट पढ़ना है, और एक बार क्लास को छोड़ने के पहले जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और पढ़ते रहे, बढ़ते रहे।